हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हम करंट अफेयर्स की क्लास को। ये क्लास हमारी 6:30 पे रहती है आपके सामने, यानी कि ये हमारा टाइम टेबल है पर डे की क्लासों का। ओके, हमारी हिस्ट्री एमसीक्यू की क्लास को अपलोड कर दिया जा चुका है और आप लोग देख लीजिएगा उसको। ठीक है, ये हमारा डेली का क्या है, टाइम टेबल है। ओके, अब हम शुरू करते हैं। यानी कि ये हमारे टॉपिक हैं करंट अफेयर्स के। तो हम 20 टॉपिकों की चर्चा करते हैं आपके करंट अफेयर्स में। तो टोटल मिला के हम 20 टॉपिकों की चर्चा करते हैं करंट अफेयर्स में। तो हमारे पहला प्रश्न आपके सामने, सभी के सामने आपका पहला प्रश्न क्या है, प्रस्तुत है। यानी कि 15 फरवरी 2023 में केंद्र सरकार ने 5 साल में कितनी कृषि सहकारिता समितियों के गठन को मंजूरी प्रदान की है? ऑप्शन है 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख और 5 लाख। समझ लेते हैं कि हमारी जो सहकारी समितियां हैं वो कैसे संविधान के अंतर्गत रखी गई हैं। तो अगर हम बात करेंगे कोऑपरेटिव कमिटीज की, जिन्हें हम कहते हैं सहकारी समितियां, तो जो हमारी सहकारी समितियां हैं इन्हें भारतीय संविधान के भाग 9B में रखा गया है और 97 संविधान संशोधन दो 2011 के तहत भारतीय संविधान में क्या मिला है, इनको दर्जा मिला है। तो जो हमारी कोऑपरेटिव कमिटीज यानी कि जो सहकारी समितियां होती हैं भारतीय संविधान के भाग नंबर आपके 9B में है और 97 संविधान संशोधन के अंतर्गत रखी गई हैं। और इससे जो हमारा संबंधित अनुच्छेद है वो आपका अनुच्छेद नंबर 43B। तो 43B क्या है, आपके सहकारी समितियों को बढ़ावा देना। सहकारी समितियों को बढ़ावा देना। इनका जो उद्देश्य होता है वो होता है कि एक साथ मिलकर काम करना। एक सहकारी समितियों का क्या होता है, मुख्य उद्देश्य होता है, यानी कि कोई व्यक्ति अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए इसमें काम नहीं करता है। अगर हम यहां से बात करेंगे कि जो वर्तमान समय में जो समितियां हैं सहकारी समितियां, वो आपकी 63,000 समितियां हैं वर्तमान समय में। और जो सरकार ने जो 5 साल में टारगेट रखा है वो कितना रखा है, आपका 2 लाख। तो 2 लाख सहकारी समितियों का टारगेट रखा है। आपकी खुसरो समिति बनाई गई थी। खुसरो समिति ने सिफारिश की थी सहकारी बैंकों की। तो सहकारी बैंकों की जो सिफारिश की थी वो किसने करी थी, आपकी खुसरो समिति ने सहकारी बैंकों की सिफारिश की थी। यानी कि अगर पूछा जाता है कि खुसरो समिति किससे संबंधित है, तो खुसरो समिति ने शीर्ष संस्था के रूप में सहकारी बैंकों की क्या करी थी, सिफारिश की थी। अगर पूछा था खुसरो समिति किससे संबंधित है, तो आपके सहकारी बैंकों से संबंधित है आपकी खुसरो समिति। तो हमने देखा कि जो संविधान का जो भाग आपका 9B है उसमें आपके रखा गया है और 97 संविधान संशोधन के अंतर्गत तो जो हमारा जो 43 आपका आर्टिकल नंबर 43 जो है वो आपका DPSP है, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं आपके, जो हमने ग्रहण किए हैं आयरलैंड से। हमने कहां से ग्रहण किए हैं, आयरलैंड से। तो हमारा सही आंसर होगा कि 15 फरवरी 2023 को केंद्र सरकार ने 5 साल में कितनी कृषि सहकारी समितियों गठन की मंजूरी दी है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर में 2 संगठनों को आतंकी समूह घोषित किया गया। निम्नलिखित में से वह संगठन जो है वो कौन से हैं? JKGF और KTF, KCT और KMT, UGJ और UGC या उपयुक्त में कोई नहीं। अगर हम बात करेंगे तो आतंकवादी विरोधी दिवस हम 21 मई को बनाते हैं। ये जो दिवस है हमारा, ये हमारे जो
प्रधानमंत्री, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की याद में बनाया जाता है। राजीव, पूर्व पीएम आपके राजीव गांधी की याद में बनाया जाता है। तो राजीव गांधी की याद में बनाया जाता है। अगर हम बात करेंगे तो 21 मई को हम अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस भी मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय टी दिवस भी हम मनाते हैं आपके 21 मई को। तो अगर हम बात करेंगे कि कौन सा संगठन है जिसको घोषित किए हैं, तो आपका ऑप्शन होगा पहला, यानी कि अगर हम बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर गजनी फोर्स, इसकी फुल फॉर्म होगी, इसकी जो फुल फॉर्म होगी वो खालिस्तान टाइगर फोर्स। इन दोनों को क्या करा, आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया है आपके केंद्र सरकार के द्वारा। जो हमारे अभी 54वां यानी कि 54 आतंकवादी एक व्यक्ति को घोषित किया गया है जिसका नाम है हरविंदर सिंधु। तो हरविंदर सिंधु को भी 54 आतंकवादी घोषित किया जा चुका है। तो हमने देखा कि 21 मई को इस दिन क्या हुआ था, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जो हमारे थे उनकी क्या हुई थी, हत्या कर दी गई थी। और 21 मई को हम आतंकवादी विरोधी दिवस और आपका अंतर्राष्ट्रीय टी दिवस के रूप में क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है हमारा कि ऑपरेशन मेघ चक्र किस संगठन के द्वारा शुरू किया गया है? केंद्रीय जांच ब्यूरो, निर्वाचन आयोग, विश्व स्वास्थ्य संगठन, या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। अगर हम बात करेंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की, तो आपके 12 अक्टूबर 1993 को स्थापित हुआ था और इसका जो मुख्यालय है वो आपके कहां पर है, दिल्ली में है आपके मुख्यालय। बट अगर बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब बनाते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस हम बनाते हैं 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस हम बनाते हैं। अगर हम विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात करेंगे तो हम कहते हैं WHO, इसका जो मुख्यालय है वो आपके कहां पर है, जिनेवा में है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है वो आपके कहां पर है, जिनेवा में है। निर्वाचन आयोग की बात करेंगे तो भारतीय भाग यानी भारतीय संविधान के भाग नंबर 15 में आपके अनुच्छेद 324 से 329 तक क्या करा गया है, निर्वाचन आयोग की चर्चा की गई है। तो निर्वाचन आयोग भारतीय संविधान के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय है जो स्वतंत्र निकाय भी है आपका। केंद्रीय जांच ब्यूरो की बात करेंगे तो के सांथानम समिति की सिफारिश पर 1963 में आपका केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की स्थापना की गई थी। प्रश्न है हमारा कि ऑपरेशन मेघ चक्र किससे संबंधित है, तो ऑप्शन आपका सही होगा, केंद्रीय जांच ब्यूरो से क्या है, संबंधित है आपके। अगर हम बात करेंगे WHO की जो स्थापना हुई है वो 7 अप्रैल 1948 को स्थापना हुई है और इसका जो मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका क्या है, आपके मुख्यालय है। 7 अप्रैल को हम विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में बनाते हैं। अगला है कि वन नेशन वन राशन कार्ड को अपनाने वाला 36वां राज्य कौन सा बना है, तो अपनाने वाला 36वां राज्य की बात कर रहा है। तो वन नेशन और वन राशन कार्ड को अपनाने वाला 36वां राज्य मणिपुर, मध्य प्रदेश, गोवा या असम। अगर हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की जो लोकसभा की जो सीटें हैं वो आपकी 29 लोकसभा की सीटें हैं, राज्यसभा की सीटें हैं वो आपकी 11 हैं। और अगर हम बात करेंगे कि विधानसभा की कितनी सीटें हैं, तो विधानसभा की सीटों की संख्या आपके 230 है। अगर सीएम की बात करेंगे और गवर्नर की बात करेंगे, गवर्नर आपके मंगू भाई पटेल हैं, मंगू भाई पटेल। और मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो शिवराज सिंह चौहान, शिवराज सिंह चौहान आपके क्या है, यहां पर मुख्यमंत्री हैं। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो हमारा सही आंसर होगा 36वां राज्य कौन सा बना, आपके असम बना है।
असम की अगर हम बात करेंगे तो लोकसभा की सीटें और राज्यसभा की सीटें और आपकी विधानसभा की सीटें। तो विधानसभा की सीटों की जो संख्या है वो 126 है, राज्यसभा की बात करेंगे तो आपके 7 है, और लोकसभा की बात करेंगे तो आपकी 14 सीटें आपकी लोकसभा की सीटें हैं। ओके, अगर हम बात करेंगे कि सीएम की अगर हम बात कर लेते हैं तो सीएम आपके हेमंत बिस्वा शर्मा है आपके, और गवर्नर की बात करेंगे तो जगदीश मुखी। तो जगदीश मुखी क्या है आपके गवर्नर हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे तो असम की बात हम और कर लेते हैं, तो कंचनजंगा नेशनल पार्क आपके कहां पर है, असम में है। तो कंचनजंगा नेशनल पार्क आपके असम में है। कंचनजंगा या काजीरंगा, अगर हम बात करेंगे कंचनजंगा आपके सिक्किम में है, लेकिन अगर हम बात करें काजीरंगा आपके असम में नेशनल पार्क है। ओके, अगर हम और भी बात करेंगे तो जो आपका विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है आपका माजुली, वो आपके असम में ब्रह्मपुत्र नदी के पर स्थित है, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप आपका माजुली जो आपके असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर क्या है आपका स्थित है। तो वन नेशन वन राशन कार्ड को अपनाने वाला 36वां राज्य जो हमारा बना है वो आपका क्या बना है, असम बना है। करेक्ट, किस बजट में वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन की शुरुआत वित्त मंत्री के द्वारा की गई, यानी कि वित्त मंत्री जो हमारी हैं उनका भी नाम मेंशन कर दिया गया है, निर्मला सीतारमण के द्वारा की गई है। तो 2022 और 23, 20 और 21, 2023 और 24, 2019 और 2020, अब बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। अगर हम सही आंसर की बात करेंगे तो उससे पहले हम देख लेंगे कि जो हमारा बजट होगा तो सही आंसर होगा आपका 2022 और 23। अगर हम बजट की बात करेंगे तो भारतीय संविधान में बजट शब्द की कहीं चर्चा नहीं की गई है, लेकिन भारतीय संविधान में 112 में कहा गया है कि वित्तीय वार्षिक विवरण की चर्चा की गई है, क्योंकि वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा की गई है जो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है। तो हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो आपके 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है। तो हमारा ये फाइनेंशियल ईयर है आपका। अगर हम बात करेंगे हमारा भारत में एक पेपरलेस बजट, यानी कि पेपरलेस हमारा बजट भी आया था। तो पेपरलेस जो बजट हमारा था वो 2021 और 2022 का जो बजट पेश किया गया था वो क्या था, पेपरलेस आपका बजट था। तो यानी कि अनुच्छेद नंबर 112 में वित्तीय वार्षिक विवरण या वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा की गई है, लेकिन बजट शब्द की सत्ता भारतीय संविधान में कहीं भी आपके नहीं की गई है। तो बजट चर्चा की सत्ता जो है वो कहीं भी नहीं की गई है आपके। कहा है संवेद पर्वत किन पहाड़ियों पर है, यानी कि चर्चा में रहा संवेद जो पर्वत है वो किन पहाड़ियों पर स्थित है। सेबराई की पहाड़ियां, बादामी की पहाड़ियां, या आपकी नीलगिरी की पहाड़ियां, या मधुबनी की पहाड़ियां। अगर हम इस प्रश्न को देखेंगे तो हम कह सकते हैं नीलगिरी की पहाड़ियां आपके कहां पर हैं, तमिलनाडु में है, और जिस पर एक बहुत ही फेमस जनजाति निवास करती है जिसको हम कहते हैं टोडा। तो टोडा जो जनजाति है वो नीलगिरी की पहाड़ियों पर क्या करती है, निवास करती है। अगर बादामी की पहाड़ियों को देखेंगे तो आपके कर्नाटक राज्य में है, और सेबराई की पहाड़ियों को देखेंगे तो ये भी आपके कहां पर है, आपके तमिलनाडु के राज्य में है। अगर हम मधुबनी की पहाड़ियों को देखेंगे तो मधुबनी की पहाड़ियों को हम पारसनाथ की पहाड़ियां भी कहते हैं। पारसनाथ की पहाड़ियां भी हम इनको कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा मधुबनी की पहाड़ियां। तो मधुबनी की पहाड़ियों को हम पारसनाथ की पहाड़ियां भी कहते हैं। अगर हम बात करेंगे तो ये आपके झारखंड में है,
और यहीं पर आपका, इन्हीं पहाड़ियों पर आपका छोटा नागपुर का पठार स्थित है। और छोटा नागपुर का जो पठार है वो आपके खनिजों के लिए बेहद प्रसिद्ध है। तो खनिजों के लिए बेहद प्रसिद्ध है आपका छोटा नागपुर का पठार। ओके, तो अगर हम बात करें संवेद पर्वत की, तो आपके जैन धर्म के जितने भी तीर्थकर थे, यानी कि जैन धर्म में 24 तीर्थकरों में से 20 तीर्थकरों ने यहीं पर क्या करी है, मोक्ष की प्राप्ति की है। तो अगर हम जैन धर्म से आपका संबंध रखता है संवेद पर्वत, तो जैन धर्म के अगर संस्थापक की बात करेंगे तो वो आपकी ऋषभदेव है। तो जैन धर्म के संस्थापक हमारे कौन है, ऋषभदेव हैं। ओके, अगर हम बात करेंगे तो आपके जो 20 तीर्थकर जो आपके थे, जैन धर्म के 24 तीर्थकरों में से जो आपके 20 तीर्थकर थे, उन्होंने यहीं पर मोक्ष की प्राप्ति की थी। और सबसे अंतिम कौन थे, तो सबसे अंतिम आपके 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ ने यहाँ पर क्या करी थी, मोक्ष की प्राप्ति करी थी, पार्श्वनाथ ने। तो हमारा सही आंसर जो होगा वो क्या होगा आपके, तो छोटा नागपुर का पठार जो है वो खनिजों के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि मधुबनी की पहाड़ियां, या हम कह सकते हैं पारसनाथ की पहाड़ियां। अगला प्रश्न है हमारा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा जो कर्तव्य पथ पर विनिर्मित की गई है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 22 फुट, 28 फीट, 32 फीट या 40 फीट। बात समझ लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस, तो भारतीय जो हमारे सुभाष चंद्र बोस हैं, इनको नेताजी की जो उपाधि दी गई थी वो जर्मनी के हिटलर के द्वारा दी गई थी। तो नेताजी की उपाधि ने जर्मनी के हिटलर के द्वारा दी गई थी, और इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन और 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता की। इन दोनों में जो अध्यक्ष चुने गए थे वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को यहां क्या चुना गया था, अध्यक्ष चुना गया था। लेकिन त्रिपुरी अधिवेशन से क्या करा, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, यानी कि त्यागपत्र दे दिया, और इनके स्थान पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या चुना गया, अध्यक्ष चुना गया था। तो इन्होंने जो त्रिपुरी अधिवेशन था उसमें गांधी जी के प्रिय व्यक्ति पट्टाभी सीतारमैया को हराया था। तो त्रिपुरी अधिवेशन में 1939 में इन्होंने गांधी जी के प्रिय व्यक्ति पट्टाभी सीतारमैया को हराया था। और पट्टाभी सीतारमैया ने बाद में हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस नामक एक पुस्तक लिखी, जिसमें कांग्रेस का इतिहास लिखा गया। तो हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस जो पुस्तक थी वो आपके पट्टाभी सीतारमैया के द्वारा लिखी गई थी। तो पट्टाभी सीतारमैया के द्वारा पुस्तक को लिखा गया था, जिसको हम कहते हैं हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस। तो जो हमारी जो प्रतिमा है वो कितनी है आपकी, 28 फीट की है। यानी जो प्रतिमा जो बनाई गई है वो कितने फीट की बनाई गई है, आपके 28 फीट की प्रतिमा को बनाया गया है। अगर हम बात करेंगे तो सुभाष चंद्र बोस की, तो सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। तो 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी गई थी। और उसके बाद एक फौज का गठन किया था, जिस फौज को हम कहते हैं आजाद हिंद फौज। तो आजाद हिंद फौज जो बनी थी वो 1915 में सबसे पहली बार बनी थी, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो अफगानिस्तान में हुई थी। लेकिन जो रास बिहारी बोस ने इसकी स्थापना की थी, किसने करी थी, रास बिहारी बोस ने। तो रास बिहारी बोस ने इसकी स्थापना की थी। और उसके बाद ये अफगानिस्तान में क्या हुई थी, बनी थी। लेकिन 1943 में इसमें शामिल आपके हो गए कैप्टन मोहन सिंह। तो कैप्टन मोहन सिंह भी क्या हो गए, शामिल हो गए आपके। उसके बाद 1943 में इसका जो उत्तरदायित्व था वो सुभाष चंद्र बोस को इसका क्या बनाया गया, उत्तरदायित्व बनाया गया। और इन्होंने इसकी जो गठित की थी वो कहाँ की थी, सिंगापुर में की थी। तो आजाद हिंद फौज की अगर गठन की बात करेंगे तो वो कहाँ पर हुई थी, आपके सिंगापुर में। आजाद हिंद फौज में कई सारी भ्रांतियां हैं, तो हम इसको चैप्टर वाइज भी देखेंगे कि आजाद हिंद फौज का गठन कैसे हुआ, किसके मन में सबसे पहले विचार आया, कौन उनके साथ में रहा,
अगर हम बात करेंगे तो आजाद हिंद फौज में एक महिला भी थी जो बहुत ज्यादा सक्रिय थी, जिनका नाम था लक्ष्मी स्वामीनाथन। तो लक्ष्मी स्वामीनाथन यहाँ पर एक महिला थी जो बहुत ज्यादा सक्रिय थी, और एक जो सुभाष चंद्र बोस के जो सेनापति थे उनको हमने कहा था शाहनवाज खां, वो सुभाष चंद्र बोस के क्या थे, सेनापति थे। तो इसमें कई सारी भ्रांतियां भी हैं जिनको हम डिटेल में पढ़ेंगे सुभाष चंद्र बोस के बारे में, आजाद हिंद फौज के गठन को लेके। अगला प्रश्न है हमारा, अब बताइए क्या होगा इसका आंसर। यानी कि हम कहें कि उत्तर प्रदेश का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट किस जिले में स्थापित किया गया। ऑप्शन है आपका ललितपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र या आपका नोएडा। अगर हम नोएडा की बात करेंगे तो नोएडा की अगर हम फुल फॉर्म को भी निकाल सकते हैं, यानी कि न्यू ओखला डेवलपमेंट इंडस्ट्री अथॉरिटी, यानी कि हम निकाल सकते हैं न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ अथॉरिटी। अगर हम बात करेंगे कि सोनभद्र तो आपके उत्तर प्रदेश में है, ललितपुर में सबसे ज्यादा यूरेनियम होता है आपका, तो यूरेनियम का उत्पादन सबसे ज्यादा ललितपुर में होता है। अगर विश्व स्तर पर यूरेनियम की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा जो उत्पादन होगा वो आपके कजाकिस्तान में होगा। और भारत में अगर बात करेंगे तो जादूगोड़ा की खाने जो हैं वो आपके यूरेनियम उत्पादन के लिए क्या है, प्रसिद्ध हैं। और यूरेनियम को हम कहते हैं पीला केक, तो यूरेनियम को हम पीले केक के नाम से भी जानते हैं। बट अगर बात करेंगे तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा कि पहला जो फ्लोटिंग यानी कि तैरता हुआ जो सोलर प्लांट है वो किस जिले में स्थापित किया जाएगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आने वाले एग्जाम के लिए आपके, कि उत्तर प्रदेश का पहला जो फ्लोटिंग पार्क है वो किस जगह स्थापित किया जाएगा, तो आपके सोनभद्र में स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि सही सुमेलित कीजिए, तो सही सुमेल में आप बताइएगा क्या होगा। पहला ऑप्शन है कि चाइना रूम, सही सुमेलित नहीं है, लेकिन नहीं की बात कर रहा है, तो पहला है चाइना रूम संजीव मेहता, नहीं सही है आपका संजीव सोहता। अगर हम बात करेंगे 400 डेज की तो चेतन भगत, 3 मिस्टेक इन माई लाइफ इनकी पुस्तक है आपकी, काइपोची भी नीले, जंगलनामा सुंदरवन अमिताभ घोष की है। और कमला हैरिस फेमिनो मिलेन वुमेन रस्किन बॉन्ड, ये बुक क्या है, गलत है, ये जो लिखी गई थी ये लिखी गई चिदानंद राजघट्टा के द्वारा, तो इस बुक को इन्हीं ने लिखा है। ओके, तो हमारा सही आंसर होगा वो क्या होगा आपका डी, यानी कौन सा सही नहीं था, तो रस्किन बॉन्ड ने ना लिखे। अगला प्रश्न है किस संगठन का मुख्यालय सुमेलित नहीं है। अगर हम बात करेंगे तो संगठन की अगर बात करेंगे तो आपके विश्व बैंक की बात अगर करते हैं तो विश्व बैंक का हेड ऑफिस क्या है आपके वाशिंगटन में है, बिल्कुल सही है आपका। एशियाई विकास बैंक की अगर हम बात करेंगे तो आपके कहां पर है, मनीला में, ये भी ठीक है। अगर विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात करेंगे तो आपके जिनेवा है, ये भी बिल्कुल ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय आपके पेरिस में है, तो पेरिस में आपके यूनेस्को का मुख्यालय है। पेरिस में आपका किसका मुख्यालय है, यूनेस्को का मुख्यालय है। और आपका जो ओलंपिक समिति का जो मुख्यालय है वो आपके लुसाने स्विट्जरलैंड में है। अगर यूनिसेफ की बात करेंगे तो न्यूयॉर्क, बिल्कुल ठीक है आपका। विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है वो आपके न्यूयॉर्क में ना होके आपके जिनेवा में है। यूनेस्को का मुख्यालय आपके पेरिस में है, बिल्कुल ठीक है। नासा का आपका दिल्ली में नहीं है, ये आपके वाशिंगटन में है। संयुक्त राष्ट्र की अगर हम बात करेंगे तो इसका भी मुख्यालय आपके जिनेवा में ना होकर न्यूयॉर्क में है।
आसियान का मुख्यालय की बात करेंगे तो आपके जकार्ता में है। तो हमने देखा कि हमारे जो हैं कितने प्रश्न आपके सही नहीं है, तो एक तो हमारा लुसाने वाला सही नहीं है, इनके देखेंगे तो एक तो हमारा ओलंपिक समिति का जो मुख्यालय है वो पेरिस में ना होकर लुसाने में है, विश्व स्वास्थ्य व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है वो आपका जिनेवा में है, और अगर हम बात करेंगे तो आसियान का मुख्यालय आपके जकार्ता में है, तो यानी कि नासा का जो मुख्यालय है वो आपके वाशिंगटन में है। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो आपका होगा डी एफ एच। ए हमारा क्या होगा, ए हमारा राइट आंसर होगा। ओके, अब हम रिवीजन करेंगे जो हमने प्रीवियस क्लास को पढ़ा था उसके बारे में देख लेते हैं बहुत ही जल्द। इन नोबेल पुरस्कार के संदर्भ में कौन से कथन सही है? पहला क्वेश्चन है फ्रांस की एनी ऑनॉक्स को साहित्य में नोबेल मिला, बिल्कुल ठीक है। रूस की एलिस ब्लस्की को शांति में नोबेल मिला, ये भी बिल्कुल ठीक है। स्वीडन की स्वाते पावो को चिकित्सा में नोबेल मिला, ये भी क्या है, ठीक है। तो हमारा सही आंसर होगा क्या, उपयुक्त में सभी क्या है आपके ठीक है। कह रहा ऊँटों का अंतरराष्ट्रीय वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया? तो ऊँटों का जो अंतरराष्ट्रीय वर्ष है वो आपके 2024 को घोषित किया गया था। 2023 का जो वर्ष है वो आपके मोटे अनाजों का क्या है, वर्ष है। तो मोटे अनाजों का वर्ष घोषित किया गया 2023 को। अगला प्रश्न है कौन सुमेलित नहीं है? तो टॉम ऑफ साइड आपकी गीतांजलि राय, बिल्कुल राइट है। आपकी नाइट वॉचमैन है आपकी विनोद राय की है, बिल्कुल ठीक है। कोविशील्ड शील्ड व कोविशील्ड प्रकाश कुमार सिंह की है। ये मिलेनियम योगी की अगर बात करेंगे तो आपके सारका घोष की ना होकर आपकी दीपम चटर्जी की है। तो इसका जो सही आंसर होगा कौन सम्मिलित नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी। कह रहा जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला राज्य कौन सा है या पहला देश कौन सा है? तो पेरू, कोलंबिया, इक्वेडोर, अर्जेंटीना। कल हमने पढ़ा था, क्या होगा आपका इक्वेडोर, हमारा राइट आंसर होगा। कह रहा मार्च 2023 में टाइम्स पत्रिका ने वर्ष 2023 के लिए भारत के 2 स्थानों को विश्व के महानतम स्थानों की सूची में शामिल किया है। वह 2 स्थान कौन कौन से हैं? तो वह 2 स्थान आपके कौन कौन से हैं? लद्दाख और मयूरभंज। मयूरभंज आपके उड़ीसा में है, लद्दाख आपका लद्दाख एक क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। कह रहा चेन्नई स्थित अंतरिक्ष तकनीकी स्टार्टअप अग्रिकुल कॉस्मोस ने श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में भारत के पहले निजी अंतरिक्ष का उद्घाटन किया, जिसका नाम क्या है? तो जिसका नाम क्या है आपने कल पढ़ा होगा, यानी कि अग्निकुंड लॉन्च पैड क्या है इसका नाम है। अगर सतीश धवन की बात करेंगे तो आपके आंध्र प्रदेश में तिरुपति जिले में आपके स्थित है। करें निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो विश्व सामाजिक न्याय दिवस आपका बनाया था 20 फरवरी को, बिल्कुल राइट है। आर्द्रभूमि दिवस जो हमारा बनाया था 2 फरवरी को। विश्व दलहन दिवस हमारा 11 फरवरी को ना बना के कब बनाया था आपके 10 फरवरी को बनाया जाता है। तो यही हमारा क्या है, सुमेलित नहीं है। और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस हमारा 21 फरवरी को बनाया जाता है। अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक अकेले रहने वाले सोवियत संघ के अंतरिक्ष यात्री थे जिनका हाल ही में क्या हो गया, निधन हो गया। तो बात करेंगे तो पहला ऑप्शन हमारा क्या होगा, पहला ऑप्शन नहीं, हमारा ऑप्शन नंबर सी, वालेरी पालाकोव क्या थे, ऐसे व्यक्ति थे जिनको सबसे लंबे समय तक रहे थे, उनके हाल ही में क्या हो गया, निधन हो गया। करा प्रयागराज के रहने वाले किन 2 व्यक्तियों को 2022 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो हमारा सही आंसर क्या होगा, कल हमने पढ़ा था इसका, यानी कि बद्री नारायण व जनार्दन प्रसाद पांडे, ये हमारा राइट आंसर होगा। फिर हमारा कि फरवरी 2023 में संयुक्त राष्ट्र ने भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किन्हें चुना है? यानी कि जो स्थायी प्रतिनिधि हैं उन्हें किसे संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का क्या चुना गया, अध्यक्ष चुना गया। ये हमने रिवीजन करा, तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा आपका रुचिरा कंबोज, यानी कि हमारा सही आंसर होगा। अगर हम बात करेंगे तो ये आपके न्यूजीलैंड के पीएम है, ये आपके आयरलैंड के पीएम है। कल हमने इसके बारे में सबके बारे में क्या करा था, डिस्कशन किया था। तो हम ये रिवीजन क्लास भी आपके सामने लेकर आए हैं। तो आज के लिए हमारी क्लास समाप्त होती है, कल हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।